जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोगों ने बढ़िया तरीक़े से डिस्कस किए थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बच गई थी, जिसको मैंने बताया था आप लोगों की इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लगभग में पूरे तरीके से सेल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज ये पार्ट 2 बन रही है। इसके अंतर्गत जो अगले क्लास में जो बची हुई थी उस सारी चीज़ों को हम इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था माइटोकॉन्ड्रिया आपको कंप्लीट हो गया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया था। ठीक है, न्यूक्लियस को हम और बारीकी से पार्ट 3 में इसको बढ़िया तरीके से क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, क्रोमोटाइड, क्रोमोटिन, ये सारी चीज़ें हम उसको पार्ट 3 में उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। इसके अलावा जो बची थी वो था आपको सिलिया फ्लेजला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको मैंने बता दिया था। तो सिलिया फ्लेजला के बारे में समझेंगे और राइबोसोम के बारे में मैंने बताया था कि ये किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले मैं इस जो पिछले क्लास में जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि जानते हैं वो कोशिका खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में खोज कर दी थी। ठीक है, ये जो खोज किया था वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका खोज एंटोनियो लेवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपको अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने, और नामकरण जो दिया था बेडा नाम के वैज्ञानिक ने दे दिया। इसका काम क्या होता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी मिला के 1 ग्लूकोज का निर्माण कर देती है और ये शोषण का काम भी करती है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है, जहाँ भी हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ले आने का काम करता है गोल्जी बॉडी। वैक्यूल का काम क्या होता है, जितने भी शरीर में जल की आवश्यकता होती है इसको स्टोर करने का, यानी कि वाटर का एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम को अभी हम और डिटेल्स में जानेंगे, ये किस तरीके से विभाजन होता है इसके तरीके से हम जानेंगे अभी। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसको कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है और ये 2 तरीका का होता है, जिससे हम रफ ईआर और एक स्मूथ ईआर कहते हैं। स्मूथ ईआर में वसा का निर्माण होता है और रफ ईआर में प्रोटीन का निर्माण होती है, ये बताए थे। ठीक है, अब हम सिलिया फ्लेजला के बारे में समझेंगे। इससे पहले आपको कोशिका झिल्ली बताए थे कि कोशिका के बाहरी भाग जो झिल्लियाँ होती है, यानी कि कोभर होता है। जिस तरीके से मोबाइल का ऊपर में एक कोभर होती है, उसी तरीके से ये हमारी जो कोशिका होती है इसके बाहरी भाग में भी क्या होती है, कोभर होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए कोशिका के अंदर एक द्रव्य होता है, क्या होती है, द्रव्य क्या होते हैं, ये सेंट्रोसोम को न्यूक्लियस से टच होने नहीं देता, गोल्जी बॉडी को न्यूक्लियस से एक दूसरे को अलग अलग हो जाने की क्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर में द्रव्य होते हैं। एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, सटने नहीं देता है। तो इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। और जो इसके अंदर में जो लिक्विड होती है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मा, यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से केंद्रक के बाहरी भी एक झिल्ली होती है। जिस तरीके कोशिका के बाहरी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसी तरीके से केंद्रक के बाहरी झिल्ली को भी हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन केंद्रक के अंदर भी क्या होती है, लिक्विड होती है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो ये आपको साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो बनता है आपको जीव द्रव्य, यानी कि आपको बनता है प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होती है, 80% इसमें जल होती है, जो कि कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए। कोशिका भित्ति आपको बताए थे, कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका जो हमारे जितने पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनके बाहरी भाग में जो बाहरी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, पपड़ी जो होती है उसको बोलते हैं सेलवाल, यानी कोशिका भित्ति। और इसके अंदर भी हमारी कोशिका झिल्ली होती है। जिस तरीके से हम लोग का सिंगल होता है, हम लोगों में तो सिंगल क्या होती है, झिल्ली होती है उसी तरीके, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें डबल झिल्लियाँ होती है। तो ये हो गया आपको पूरी तरीके से यहाँ पे आप लोग ये पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाती है ये। ठीक है, लेकिन इसके बाद और जो चीज़ें बची हैं अब इसको हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ राइबोसोम की खोज आपको पता है कि पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इस वजह से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण देखिए 3 तरीके से होता है यहाँ पे। एक होता है आपको mRNA, tRNA, rRNA। आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम लोग का जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आपको 10+10 अमीनो एसिड से मिलकर 1 प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए 10+10 एमिनो यानी 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये 10 एमिनो एसिड जो होती है हमारे बॉडी में, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में रहती है। सोचिए हम लोग को बॉडी में 10 एमिनो एसिड ऑलरेडी रहती है, सिर्फ 10 एमिनो एसिड की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये 10% जो हमारा 10 जो एमिनो एसिड है ये कैसे बनती है, तो ये 3 तरीका से फॉलो किया जाता है, जिसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये तो RNA DNA ये सब हम अगले पार्ट्स में बना देंगे। लेकिन यहाँ समझिए प्रोटीन किस तरीके से निर्माण होती है। तो देखिए हमारे बॉडी में हम जो भी कुछ खाते हैं तो खाने के दौरान क्या होता है, mRNA जो होता है उसको देखता है कि उसके अंदर मिनरल से, प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है, तो
देखने का काम कौन करता है, mRNA। ये जब देख लेता है तो मैसेज कर देता है किसको, tRNA यानी ट्रांसपोर्ट आरएनए को। तो ये क्या करता है, tRNA ये लेके चला जाता है rRNA यानी कि राइबोसोम आरएनए के पास ले जाता है, और इस तरीके से पूरी तरीके से हमारा ये लास्ट में जाके प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10 एमिनो हमारा तो बॉडी में रहता है, और 10 एमिनो एसिड का 3 चरण में क्या हो जाती है, प्रोटीन बन जाती है, जैसे को मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोम आरएनए कहते हैं। तो ये 10 + 10 एमिनो एसिड का मिलकर 1 प्रोटीन बन जाता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए बच्चों में एक थाइमस ग्लैंड होती है, क्या होती है, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड जो होती है बच्चों में क्या करती है, 10 से 12 साल के बीच के जो मतलब बच्चे होते हैं, 10 से 12 साल के बीच के बच्चे, इन लोग के अंदर में वो लोग खाए ना खाए लेकिन ये प्रोटीन का निर्माण करती ही है। ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। इसलिए आप देखते होंगे जो बच्चे लोग जो होते हैं उन लोगों को खाना के लिए हमेशा माँ वगैरह सब दौड़ते रहती है ताकि वो बच्चा खाना खा ले, लेकिन वो खाते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शरीर जो होता है पूरे अच्छे तरीके से विकास हो रहा होता है। इसका वजह सिर्फ इतना होता है कि भगवान ने 10 से 12 साल की एज तक हम लोग को क्या दे दिया था, मतलब थाइमस ग्लैंड दिया था, जिसके अंतर्गत प्रोटीन की निर्माण हो जा रही थी। तो ये होता है थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर आप mRNA ये सब समझ गए हैं। इसके बाद आता है आपको सिलिया फ्लेजरा। सिलिया फ्लेजरा का काम क्या होता है, तो देखिए सिलिया एक रोम होता है, जैसे हम लोग का ये हाथ है, ये हाथ के अंदर भी एक रोम होती है जहाँ से हमारे केस निकली होती है, बाल निकली होती है। तो ये जो बाल नुमा जो रचना होती है उसी को हम बोलते हैं सिलिया फ्लेजला। इसमें से जो छोटी छोटी बालें होती है उसको हम बोलते हैं सिलिया, और फ्लेजला किसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े बाल जो होते हैं उसको बोलते हैं फ्लेजला। तो सिलिया फ्लेजला का काम क्या होता है, तो समझिए ये स्पर्म जो होती है, स्पर्म को आगे की ओर बढ़ने के लिए यानी मूव करने के लिए क्या करती है, ये ताकत देती है, यानी मूव करने के लिए ये ताकत देती है कौन, आपको सिलिया और फ्लेजला। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से मैं एक बार क्या रिवाइज करा देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन का काम करता है। वेहिकल्स का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये हमारे कोशिका विभाजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, 2 तरीके का होता है, स्मूथ ईयर और रफ ईयर बता दिए हैं। सिलिया फ्लेजला काम क्या होता है, स्पर्म को आगे की ओर बढ़ने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए ये वर्क करता है। राइबोसोम काम का क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में क्या प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये पूरी चीजें हो गई यहाँ पे। अब इसी के बाद एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होती है, देखिए प्लास्टिक को हिंदी में लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, लवक। तो देखिए इसमें 3 तरीका का लवक होते हैं, एक को बोला क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, और ये कहाँ पाई जाती है, पत्ती और तने में पाई जाती है। पहले प्लास्टिड आपको बता दें कि ये प्लांट्स में ही सिर्फ होती है, ये मानव में नहीं होती है, जानवरों में नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो हरित लवक का जो वर्क होता है वो क्या करता है, ये भोजन का निर्माण, और ये कहाँ पाई जाती है, पत्ती और तने में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आपको हरित लवक। इसके अलावा अवर्णित लवक अगर देखेंगे तो ये कहा, ये भोजन को संग्रह यानी कि स्टोर का काम करता है। ये भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है, कौन करता है, हरित लवक। और ये क्या करता है, स्टोर यानी कि उसको रखने का, स्टोर बोलते हैं ना कि कोई चीज़ को स्टोर करके रख दिए हैं, किताब को एक जगह स्टोर करके रख देना। तो ये भी क्या करता है, अवर्णित लवक। ये क्या करती है कि भोजन को संग्रह यानी कि स्टोर करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जड़ और फल में पाई जाती है, जड़ों और फलों में ये पाई जाती है। इसी के बाद वर्णित लवक जो होती है यह रंग प्रदान करता है। ये किसी भी रंग, जैसे आप देखिए लाल, पीला, काला, कुछ भी कलर का कोई भी चीज़ जो मिलती है आपको, ये क्या करती है, रंग प्रदान करती है। कौन, तो ये होती है वर्णित लवक। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो टमाटर मिर्च हो गया, लाइकोपेन की वजह से होती है। चुकंदर होता है विटामिन की वजह से। हल्दी का रंग जो होता है आपको जेंथोफिल की वजह से। सेब का रंग जो होता है एंथोसियासिन के कारण होता है। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद जो हम अब देखेंगे जो सेंट्रोसोम होता है, जिस तरीके से कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन को मुख्यतः ये 3 तरीका से इसको हम बांटते हैं। कोशिका विभाजन को 3 तरीके से बांटते हैं। कौन कौन, एक असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जीवाणुओं, विषाणु, सूक्ष्म जीवों अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये देखने को मिलती है। किसमें मिलती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये कैसे होती है, तो समझिए यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हमारा सेल होता है, ये मान चलिए हमारा कोई सेल है,
क्या होती है, सेल। इस सेल में से एक सेल इस तरीक़े से यहाँ पर निकल जा रही है, तो इस सेल को हम बोलते हैं मदर सेल, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, और ये होती है डॉटर सेल। तो इस तरीके से कोशिका यहाँ पर विभाजन करती है, और ये विभाजन कहाँ कहाँ होती है, तो जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीवों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, यह विभाजन कई कोशिका स्टोमेटिक सेल में होता है अजनन कोशिकाओं को छोड़कर। जैसे हमारा ओवम और स्पर्म जो होता है, यहाँ पे ये कोशिका नहीं होती है। देखिए पूरा शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कई कोशिका यानी कि स्टोमेटिक सेल के द्वारा हुई है, लेकिन सिर्फ एक कोशिका मतलब एक चीज़ को छोड़ के वो होती है हमारे जनन अंग, यानी कि ओवम स्पर्म को छोड़ के बाकी पूरा शरीर का जो निर्माण हुआ है वो स्टोमेटिक यानी कि कायिक कोशिकाओं से हुई है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूरा शरीर काटी कोशिका का बना होता है, जैसे मैंने बताया। इसमें क्या होती है, मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। कितने डॉटर बनते हैं, 2 डॉटर बनते हैं, ठीक है। एक मदर सेल यानी कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनना ही क्या कहलाती है, समसूत्री विभाजन कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो गया। इसके अलावा और एक चीज़ समझिए, ये समसूत्री विभाजन जो होती है, इसमें जो हमारे छिपकली होते हैं, छिपकली, इसके जो पूंछ होती है, देखे होंगे कि कोई छिपकलियाँ जो होती है उनकी पूंछ जो होती है काट लेता है, इंसान नहीं काटता है, मतलब वो ऐसे कट के अपने आप अलग हो जाता है। 2-3 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, छिपकली वहाँ से बाहर निकली, मतलब छिपकली का जो पूंछ है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। अब ये कैसे होता है, तो ये होता है समसूत्री विभाजन की वजह से। ये समसूत्री विभाजन क्या करता है, तुरंत उस छिपकली का मतलब विभाजन करता है और वहाँ पर उसकी पूंछ एक न्यू बन जाती है। इसी प्रकार जो इंसान है, हम लोग जो इंसान जो होते हैं, इंसानों में भी समसूत्री विभाजन होती है, और जो टूट फूट की क्रिया होती है हम लोगों के शरीर में, इसका भरपाई कौन करता है, समसूत्री विभाजन। हमारे शरीर में जैसे अगर मान के चलिए हमें जो शरीर में 200 अगर हमें क्या चाहिए, कोशिका विभाजन होने की ज़रूरत है, तो ये समसूत्री विभाजन होने की ज़रूरत है ताकि वो ठीक हो सके, तो ये 200 करेंगे। लेकिन बुढ़ापा में क्या होता है, बुढ़ापा में जो समसूत्री विभाजन होती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हम लोग जो लोग जवान होते हैं, 12 साल से ऊपर के लोगों को क्या होती है, समसूत्री विभाजन तेज होती है, लेकिन बुढ़ापे में कम होने की वजह से वो लोग जो भी दवा खाते हैं उनको जल्दी मतलब रिकवर नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें जितना मान के चले किसी बुढ़ापे में किसी इंसान को 500 समसूत्री विभाजन होने की ज़रूरत है ताकि वो तबीयत उसे ठीक हो सके, लेकिन वो 500 ना हो के वो कितनी हो रही है, वहाँ पे 200 हो रही है। जो उसको 1 महीने में ठीक होना चाहिए था यानी 1 मंथ में, वो होगी 6 मंथ्स में। ये क्यों हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन में ये चीज़ देखने को मिलती है। जितना समसूत्री विभाजन होगा उतना आदमी जल्दी रिकवर होगा, जितना कम होगा उतना ही लेट से यहाँ पर होगी। तो देखिए इसके भी 5 अवस्थाएँ हैं, किसके, समसूत्री विभाजन के 5 अवस्थाएँ हैं। कौन कौन, एक इंटरफेज, एक होता प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो कि अंतिम है। तो यहाँ समझिए इंटरफेज किसको बोलते हैं, यह सबसे बड़ी अवस्थाएं होती है। ये सबसे बड़ी अवस्था यानी समसूत्री विभाजन जो यहाँ पे होता है, यानी रिकवरी जो करना होता है, मतलब हमारे जो सेल का है यानी डॉटर सेल या मदर सेल का, तो रिकवरी जो होती है ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, जिसमें क्या होती है, डीएनए का निर्माण और क्रोमोजोम अलग हो जाता है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, और क्रोमोजोम का यहाँ पर क्या हो जाती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। मैंने पहले बताया ये कट के अलग नहीं होती है, जो हमारा सेल होता है वो कट के अलग नहीं होता, बल्कि अपने में से खुद से निकला हुआ रहता है ये सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का निर्माण होती है और क्रोमोसोम क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। एक होता है प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, इसमें स्प्लिंटर फाइबर तुर्क का धागा का निर्माण होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इसमें जो केंद्रक होता है, यानी कि मान चलिए इस जगह पे एक केंद्रक है, तो एक केंद्रक से निकल के और एक यहाँ पर केंद्रक आ जाएगा, यानी किसी से निकला हुआ भाग क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होता है, पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाता है। एनाफेज में क्या होती है, तो ये सबसे छोटी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी अवस्था अगर बोला जाएगा तो सीधा मारिएगा इंटरफेज, सबसे छोटी अवस्था बोलेगा तो मार दीजिएगा एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होती है, यह सबसे छोटी अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम तथा कोशिकाओं के ध्रुवों की ओर ले जाती है, ठीक है। टेलोफेज ये सबसे अंतिम अवस्था होती है, ठीक है। इसमें विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है, मतलब इसमें जो कोशिका जो विभाजन हुआ है और उसके अंदर जितने भी अंगक वगैरह की जरूरत होगी, इसमें ये सारे अंग पूरे आ चुके होंगे और ये क्या हो जाती है, टेलोफेज पूरा तरीका से यहाँ पर कोशिका विभाजन का जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपने क्या क्या देखा, असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं आपने देख लिए, जिसको हम बोला टेलाफेज, एक होता है टेलाफेज बोल रहा हूँ, इंटरफेज, अब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये पूरे 5 अवस्थाएं आपने देख ली। अब हम चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन की ओर और उसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये किस तरीके से वर्क करती है, तो यहाँ समझने वाली बात है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ये विभाजन जो होता है केवल जनन कोशिकाओं में होती है। जनन कोशिका, हमने पहले ही आपको बताया कि हमारा पूरा शरीर का निर्माण जो होता है वो कायिक कोशिका यानी कि स्टोमेटिक सेल के द्वारा होता है, लेकिन जो हमारा मतलब जनन कोशिका जो होती है, यानी कि आपको स्पर्म
और ये हो गया ओवम। इसका जो निर्माण होता है ये कौन सी चीज़ से होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन से होती है। ठीक है, तो यानी कि अभी इसको हम करके यहाँ पे दिखाएंगे किस तरीका से ये होती है। तो इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अभी हम दिखाएंगे ये भी चीज़ की आधी कैसे होती है। इसके अलावा एक मातृ कोशिका और 4 पुत्री कोशिका होती है। इसमें एक मदर सेल से 4 टोटल सेल क्या हो जाती है, बन जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना कहाँ होती है, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रोफेज और की घटना तथा बहुत ज़्यादा तरीके से होती है। मतलब प्रोफेज की जो घटना होती है बहुत ही तेजी से और बहुत बड़ी होती है यहाँ पे, किसमें, तो अर्धसूत्री विभाजन में। देखिए एक बेबी होने के लिए हम लोग को टोटल कितने मतलब क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है, तो 46। जैसे हम लोग को पता है कि मानव में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमको पता 23 पेयर्स होते हैं, और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी ही होती है, और 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक बेबी के लिए भी मतलब कितनी 46 जोड़ी होने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यह विभाजन केवल जन्म कोशिका में होता है, तो हम यहाँ जन्म की भी बात करेंगे। इस कोशिका की संख्या घटकर आधी हो जाती है, ये भी हम यहाँ पर मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम लोग पता है कि ऑटोसोम जो होती है ये हमकी क्या बनाती है, बॉडी का निर्माण करती है। उसी तरीके से ऑटोसोम जो क्या होती है, लिंग निर्धारण एक मेल होगा या फीमेल होगा ये बताती है। इसमें भी मतलब फीमेल में भी ऑटोसोम, यहाँ भी ऑटोसोम, दोनों यही चीजें बताती है। तो देखिए जब भी यहाँ पे एक बेबी का निर्माण होगा इस एरिया में यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोसोम कितना हो जाएगा, इसकी आधी का बात क्या है, तो हम यहाँ पर 22 ले लेंगे, इसका 22। और इसी तरीके से फीमेल का भी यहाँ लेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, लेकिन ये जो डबल एक्स है फीमेल में, ये एक्स तो रहेगा यहाँ पर एक यहाँ पे, और ये जो मतलब पोलोसोम है मेल का, इसमें भी एक रहेगा यहाँ पे। तो देखिए मान चलिए इसका भी x यहाँ ले लिए और इसका भी 1x ले लिए, दोनों का ले लिए, तो 22 और 22 कितना हो गया, 44, और 44 और 2 हो गया 46। तो 46 बन के हमें क्या बना लिया, टोटल हमारा एक बेबी का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो निर्माण हुआ ये डबल एक्स है, यानी कि फीमेल हो गई। ठीक है, अगर मेल की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोसोम यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 22। फीमेल का तो ऑटोसोम कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, और यहाँ पर जो ओलोसोम है, ओलोसोम यहाँ पर कितना आएगा, ये टोटल आपको आ जाएगा यहाँ पर x यानी कि 1x, और यहाँ पर एक आ जाएगा 1y। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आप मिला लीजिएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 46। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, तो मेल हो रहा है। इस तरीके से पूरा यहाँ पर ये देख लिए कि किस तरीके से ये पूरा मतलब क्राइटेरिया बनाई जा रही है। आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसका पार्ट 3 में बना दूंगा। पार्ट 3 मतलब DNA RNA जीन क्या होती है, क्रोमोटिन क्रोमोटाइड, ये सारा चीज़ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि पार्ट 3 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।